अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। Another day, another show and again a lot to discuss and definitely something not really good because जिस तरह कल परफॉर्मेंस रही टीम पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 जो पहला खेला गया उसमें जो परफॉर्मेंस रही, क्या क्या फ्लॉज थे, क्या क्या मसले थे एंड अगेन हम घूम फिर कैसा लगता है वहीं आ गए हैं। वही ओपनिंग पेयर, वही डिबेट, वही इशू, वही मसला, टेकिंग इट डीप डाउन एंड नॉट फिनिशिंग योर जॉब। बहुत सारे मसाइल उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यस चैंपियंस कप T20 भी जारी है, वहां क्या क्या हो रहा है। बड़ी खुश नसीब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चैंपियंस ट्रॉफी पे लोगों की बहुत नजर है, पाकिस्तान जीतेगा कि इंडिया जीतेगा इस बहस मुबाइसे में। इसलिए चैंपियंस कप T20 पे जो नजर नहीं जा रही उस पर भी बात करना जरूरी है कि क्या क्या फ्लॉज है उस पर। एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी भी बात होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल अभी से कुछ देर पहले सवेरा फ्यूजन मॉडल के बारे में खबर मिली है कि शायद भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI इस पर रजामंद है, लेकिन फाइनल का मसला अभी तक और जो नॉकआउट मैचेस हैं उसका भी अपनी जगह पर मौजूद है। क्या ये एक आगे बढ़ने का रास्ता होगा पाकिस्तान के लिए या फिर यहाँ से एक और डेडलॉक हो सकता है? ये वो सारी चीज़ें हैं जो ज़ेरे बहस आएंगी। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ मौजूद है टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। रऊफ साहब, पाकिस्तान हार गया पहला मैच, जैसे भी सवेरा ने कहा कि वही घूम फिर कर हम वहीं पर आ गए हैं। ये क्या मसला है? मतलब जॉर्ज लिंडे काबू नहीं आते, डेविड मिलर काबू नहीं आते, टीम काबू में आती है उसके बाद निकल जाती है। जॉर्ज लिंडे को हम हैट्रिक कराने वाले थे और जॉर्ज लिंडे देखें कि वो मेरा ख्याल है कि 2 और 2.5 साल के बाद उसका कमबैक हुआ और उसके बाद उसने पाकिस्तान की बैटिंग को आउट क्लास करके रख लिया। और ये सिर्फ पहला मैच जिस तरह आपने बात की, पहला नहीं है बल्कि ये 7 मैचेस हुए। ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ T20 में, उसके बाद आप जिम्बाब्वे गए, जिम्बाब्वे से 1 मैच हारा पाकिस्तान, 2 मैचेस वहाँ पे जीते हैं और ये पहला मैच आप साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 7 मैचेस में से पाकिस्तान 5 मैच हार चुका है और 2 मैचेस अभी तक वो जीता, वो दोनों जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि समथिंग वेरी सीरियसली नीड टू बी एड्रेस, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि जिसमें जो टीम सिलेक्शन है वो भी कोई इतनी ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है। आप उसमें देखें कि आगा सलमान को कैप्टन बनाना, फिर उसकी आउट ऑफ परफॉर्म होना और उसके बाद फिर टीम से भी बाहर कर देना, तो ये एक अजीबोगरीब, उसके नाम से वाइस कैप्टन हटा देना, एक वो V और C लिखा हुआ था स्क्वाड में वो भी हट गया। देखें ना कि अगर आपने किसी को कैप्टन बनाया तो फिर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए आपकी सोच में, और उसमें फिर उसको टाइम देना चाहिए। देखिए यही तो चीज़ है कि एक तो आप सोचते नहीं हैं और फिर आप पॉलिसी बना देते हैं और फिर पॉलिसी के बाद जो उसको इम्प्लीमेंटेशन होती है वो भी आप सही तरीके से नहीं उसको इम्प्लीमेंट करते और ड्यूरिंग द आप सीरीज आप कैप्टन को भी हटा देते हैं और फिर ना सिर्फ हटा देना बल्कि उसको टीम से ड्रॉप कर देना। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर। बिल्कुल, सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये इधर से उधर फॉरेन प्रेशर ले लेना, अपनी डिसीजंस को बैक ना करना। अजहर साहब, एक बहुत मेजर डिसीजन जिसको बैक नहीं किया गया, मोहम्मद हफीज़ आए तो मोहम्मद हफीज़ ने बाकायदा इल्तिजा करके रिक्वेस्ट करके बाबर आजम से कहा कि नहीं जी आप एक 1 डाउन पे आएँ कि हम किसी और एक ओपनर को, चले रिजवान, क्योंकि रिजवान तो तैयार नहीं थे हटने के लिए, अब तो कैप्टन बन गया रिजवान, ऑल पावरफुल रिजवान, वापस आकिब जावेद के आने के बावजूद वापस हम उसी स्क्वायर 1 पे आ गए हैं। लग रहा था कि वो तब्दीलियां करेंगे, मगर डरते हैं क्या हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, सीनियर क्रिकेटर्स, इन क्रिकेटर्स के सामने कोई डिसीजन लेने से? वाई बाबर रिजवान ओपनिंग पेयर अगेन? नहीं, देखें आप अपने डिसीजन को ना खुद ही न्यूलिफाई करते हैं। यू नो, आइदर यू स्टिक टू योर प्रीवियस प्लान जो आपका था कि जी बाबर ने और रिजवान ने ही ओपन करनी है, और यू केप्ट ऑन चेंजिंग इवन के ये ज़रूरी नहीं है कि जिम्बाब्वे है या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका है, बट यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर इन योर माइंड। क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये आपके टॉप 4 प्लेयर्स हैं, यही जो है ना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम ये ओपन भी करेंगे, नंबर 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। अब आप देखें कि साइम अयूब की अगर आप बात करें तो साइम अयूब जो है ना वो T20 में ही इज़ एन आइडियल प्लेयर टू गो एट नंबर 1 और वहाँ वो एक्सप्रेस करना उसको आता है, उसको वो जो पावर प्ले का एग्जैक्टली पावर प्ले को उसको यूटिलाइज करना आता है एंड ही हैज़ दिस एबिलिटी टू हिट द बॉल। जो भी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल मिडिल और लेग पे होगा ना वो स्क्वायर लेग और मिड विकेट की तरफ बहुत जोर से हिट मारता है एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग वेल ऑन द ऑफ साइड आल्सो। तो एकदम सडनली आपने उसको ड्रॉ पे नंबर 3 पर ले आए
एंड देन यू ब्रॉट बैक अगेन के जी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। अच्छा, यहीं पे अब्दुल रऊफ साहब, ये जो साइम आए हैं नंबर 3 पर, क्या वजह है? मतलब क्यों पाकिस्तान उस पर जुड़ा हुआ है? क्या रिजवान बहैसियत कप्तान नहीं चाहते हैं कि साइम के साथ वो ओपन करें? देखिए, जिस तरह अजहर भाई ने बात की ना, बिल्कुल उनको ठीक बात इन्होंने की है कि क्लैरिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल भी आपके डिसीजन में नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपने क्या करना। इस तरीके से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, आपको पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि आप 2 स्टेप आगे जाते, 1 स्टेप आगे जाते हैं, 3 स्टेप वापस आ जाते हैं बैक, और फिर उसी जगह पे 1 साल के बाद आप खड़े रहते हैं। इसकी वजह ये क्या है कि आपका जो विजन ही नहीं है आपको पता ही नहीं कि पॉलिसी बनानी कैसे है। फिर सबसे बड़ा, जिस तरह इन्होंने बात की है कि हफीज़ आए थे, मिसबा आए थे, अभी आकिब जावेद आए हैं, तो देखिए ये असल प्रॉब्लम यहाँ पे है आपकी मैनेजमेंट में। देखिए, जब आपने किसी को हेड कोच बनाना होता है ना, तो आप उसकी एडवर्टाइज करते हैं जिस पोस्ट को, उस पोस्ट पे आप अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं कि हेड कोच के लिए ये एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये उसका तजुर्बा होना चाहिए, बैकग्राउंड ये होना चाहिए, एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, फिर उसने कहाँ पे काम किया हुआ, ग्रास रूट पे उसकी डेवलपमेंट किया, किन किन कंट्रीज के साथ कहाँ पे उसने काम किया हुआ, ये सारी चीज़ें हेड कोच के रोल्स में आ जाती हैं। फिर सिर्फ ये नहीं होता कि पाकिस्तान की टीम उसने चलानी होती है, उसने स्ट्रेटजिकली आपका पूरा डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बिल्ड करना होता है, साथ लेके चलना होता है। और ये मेरा ख्याल है कि जो हेड कोच की जॉब है, ये इसको मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा इसको आप क्रिकेट के साथ रिलेटेड कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलियन कोच थे जॉन बुकैनन, जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, उनका क्रिकेटिंग कैरियर शायद मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ना होने के बराबर था, लेकिन उनके पास 4 PhD की डिग्रीज थी उनके पास। इस वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट थी उसको नए ट्रैक्स पे डाला, और इसमें भी कोई डाउट नहीं कि जो उनके अंडर थे दुनिया के टॉप सुपरस्टार्स उस दौर के खेल रहे थे, शेन वॉर्न, मैकग्रा, स्टीवा जैसे लोगों को उन्होंने कंट्रोल में रखा, अपनी पॉलिसीज दी, इंप्लीमेंट करवाई, सारा ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर बिल्ड किया डोमेस्टिक से टॉप तक, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक स्मूथली उसको चला के लेकर गए। हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उसका विजन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, उनको पता ही नहीं है किसको बनाना। हमारे साथ दोपहर को एक बंदा कोचिंग लेवल 2 कोर्स कर रहा होता है, और शाम के वक्त तो पाकिस्तान टीम का हेड कोच लगा होता है, मैनेजर लगा होता है। नॉन क्लैरिटी की तो बात वहीं से क्लियर हो जाती है कि आप गैरी कर्स्टन के स्टेक पे जो है आप आकिब जावेद साहब को लेकर आते हैं। आकिब जावेद साहब आते ही जो है वो कुछ टफ डिसीजंस लेते हैं, मगर वो टफ डिसीजंस बाद में ये पता चलता है कि वो सिर्फ कोई प्लास्टिक सर्जरी हो रही है और इंटरनली कुछ सही नहीं हो रहा है। वापस हम उसी स्क्वायर वन पे आ जाते हैं। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो T20 की टीम खेली थी, क्यों हम फॉलो अप करके उसी टीम को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे अजहर साहब? T20 अब हमारा फोकस 2026 में है, क्यों ना हम अभी से वो टीम बनाएं? क्यों नहीं हम अपने सीनियर्स को कहें थैंक यू वेरी मच? हार जाएंगे ना, इनके साथ भी तो हार रहे हैं, उनके साथ हारेंगे, एटलीस्ट उनको मैच प्रैक्टिस तो मिलेगी। नहीं सवेरा, आप देखें कि कंपैरिजन करें पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जी, उन्होंने 5 से 6 प्लेयर्स जो है ना अपने, जो उनके रेगुलर खेल रहे थे, पार्ट ऑफ देयर टीम, उनको उन्होंने कहा कि नहीं, यू हैव प्लेड दैट सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, आपने बड़ी मेहनत के साथ खेला है, यू नीड सम रेस्ट, हम आपको वनडे में लेके आएंगे। खान साहब इजाफा हो जाता है कि वो भी 2 टीमें बैक वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट पे है ना। अब आप देखें कि जो T20 है ना, जैसे रऊफ ने बात की कि इसकी जो डायनेमिक्स है ना वो चेंज हो गई हुई हैं। अगर आप इस मैच को माइन्यूटली अगर आपने देखा हो ना, तो इसमें ना, अब एज ए क्रिकेटर मैं अगर देख रहा हूँ ना, तो मुझे जो 20वां ओवर था ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट लगा, विच हैज चेंज द होल कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। 20वां ओवर व्हाइल वी वर बॉलिंग, एज अ बॉलर किसने ओवर किया? आपके वो खब्बे ने, लेफ्ट आर्म चाइना मैन ने। अब उसने 19 रन दिए। अब उस 19 रन से क्या हुआ कि जो एक मोमेंटम जो होता है ना, वो शिफ्ट कर गया किसकी तरफ? मतलब अब 160 से आप 180 प्लस चले गए। एग्जैक्टली। और हाफिज साहब 155 160 मतलब 141 फॉर 8। तो उसमें अभी 3.5 ओवर रहते थे। अब 3.5 ओवरों में जब उन्होंने 183 कर लिया, तो उससे क्या जाहिर हुआ कि अब पाकिस्तान की टीम के पास कम बैक करने के लिए आपके पहले 3 या 4 प्लेयर जो थे ना, उनको परफॉर्म करना था, उनको रन्स करने थे। आपका हमारा जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, वो अगर 36 रन कर रहा है 44 बॉलों में, तो मुझे ये बताएं कि माइंडसेट क्या होगा और कहां पर आपकी टीम 62 गेंदों पर उन्होंने जो 74 रन ऑन बोर्ड किया। अच्छा, इस पे एक और भी है, जिस तरह से अभी सवेरा बात कर रहे हैं सर, बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर के हवाले से लोग भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। लोग भी ये कहते हैं कि क्या उनका क्या ख्याल है,
तो लोगों की राय भी है। खान साहब क्या ख्याल है, बता लीजिए आवाम क्या कहती है, आवाम क्या कहती है जी बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर के बारे में, ये ज़रा सुने। नहीं सर, बाबर और रिजवान को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। इनकी जगह कोई ऐसा बंदा आना चाहिए कि जो पावर हिट कर सके। जी मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी दफ़ा देख लिया ये पेड़ को ओपनिंग करते हुए। आई थिंक किसी और को भी चांस देना चाहिए। उन दोनों का जो गेम प्लान है वो यही है कि वो जो है तो बिल्कुल आते साथ ही हिटिंग नहीं करते, चौकों पे निसार करते, विकेट निकल गई दोनों की तो उसके बाद हमारे पास पीछे खेलने वाले कोई नहीं होते। बाबर रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए। बाबर बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। बाबर रिजवान वही टिपिकल टिप ये सब नहीं देखना यार। अब बाबर आजम को तो वन डाउन खेलना चाहिए। आई थिंक साइम अयूब को पहले आना चाहिए। रऊफ साहब, ओपनिंग पेयर चेंज करना ही कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है पाकिस्तान, अगर नहीं करते हैं तो फिर यही नताइज रहेंगे। मतलब ये सवाल हम 3 साल पहले भी आपसे पूछते, 2 साल पहले भी आपसे पूछते, आज भी पूछते हैं आपसे। और ये मेरा ख्याल है कि अगले 2 साल के बाद भी आप यही सवाल पूछ रहे होंगे। क्योंकि देखें कि आपने इन दो के लिए और काफ़ी ज़्यादा जो आपका ये नहीं है कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है या पाकिस्तान के सिस्टम में कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं है कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। काफ़ी है मगर उनको कंसिस्टेंट चांसेस देने की ज़रूरत है। आपने देखे कि फ़खर ज़मान आपके पास आउटस्टैंडिंग ओपनर आया मगर आपने उसके नंबर में शफलिंग कर दी इन दोनों की वजह से, क्योंकि ये दोनों नीचे नहीं खेल सकते T20 में। जब आपका ये सर्कल खत्म होता है तो उसके बाद ये बेकार हो जाते हैं। नहीं तो ये किसी के घर की टीम तो नहीं है ना। मतलब पास्ट में आपके सिलेक्टर ने, मोहम्मद वसीम साहब चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने डोमेस्टिक में ये मैसेज पहुंचा दिया सारे ओपनर्स को कि अगर टीम में खेलना है तो मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू कर दो, क्योंकि ओपनिंग पे तो हम बात ही नहीं कर सकते। देखिए लेकिन सवेरा साथ उन्होंने ये भी कहा बाद में कि ये तो किसी की मानते भी नहीं है। एग्जैक्टली ये भी उन्होंने मानते भी नहीं है जी। ये डेफिनेट पावर किसने दी है? प्लेयर पावर कौन बनाता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाता है ना। जब आपकी हाई लेवल पे मैनेजमेंट कमजोर होगी तो उसके बाद फिर आपके प्लेयर्स पावर डेवलप होगी, क्योंकि जब आपकी जो हाई मैनेजमेंट है वो अगर स्ट्रांग हो तो वो प्लेयर पावर डेवलप ही नहीं होने देते, वो तो मेरिट पर चांसेस देते हैं। अगर आप मेरिट पर खेल रहे हैं तो आप ठीक है खेलते जाएं, अगर नहीं मेरिट पर खेल रहे और अगर आप पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो डैमेज हो रहे हैं तो फिर आप किसी के जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको सपोर्ट करने के लिए तो आपने सपोर्टिंग स्टाफ साथ नहीं रखा हुआ है। जो आपके हेड कोच होते हैं, मैनेजमेंट होती है, मैनेजर होते हैं, उनकी यही ड्यूटी होती है ना कि वो आगे प्रॉपरली रिपोर्ट्स लिख कर दें कि भाई इसकी वजह से आपका नेशनल इंटरेस्ट सफ़र हो रहा है। उसकी सिर्फ ये दोनों नहीं है, ये तो पूरा एक ग्रुप लेकर चलते रहे ना। मैं तो ग्रुप लेकर 6 बंदों की परफॉर्मेंस आपको गिनवा सकता हूँ जो बगैर किसी परफॉर्मेंस के 4-4 5-5 साल 3-3 फॉर्मेट खेलते रहे। और फिर जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो ये नहीं थी कि हमने किस प्लेयर को किस फॉर्मेट में ट्राई करना है। जो आप हसन अली की मैं सबसे बड़ी आपको एग्जांपल देता हूँ कि उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 आउट किए उसमें कराची में 10 विकेटें लेने के बाद वो आउट ऑफ फॉर्म था कंप्लीटली वाइट बॉल में, वनडे और T20 में। इन्होंने क्या किया कि उसको तीनों फॉर्मेट खिलाते रहे और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि वो उन दोनों फॉर्मेट में उसको मार पड़ी। और तीसरा फॉर्मेट जिसमें उसने 10 आउट किए थे और मेरा ख्याल है कि 5-6 साल बाद पाकिस्तान का कोई फास्ट बॉल पिंडी वाला टेस्ट मैच था जिसमें पाकिस्तान ने 10 और उसने उसको उस तीनों फॉर्मेट से बाहर होना पड़ा। अभी आगा सलमान आपके सामने एक आइडियल एग्जांपल है कि वो टेस्ट मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप उसको जबरदस्ती घसीट रहे हैं वनडे और T20 में। और उसमें क्या होगा कि आप उसका जो पूरा कैरियर है वो रिस्क पर लगा रहे हैं। तो अगर एंड रिजल्ट इसका ये निकलेगा कि वो T20 और वनडे के साथ वो टेस्ट मैचेस में भी बाहर होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि मिस मैनेजमेंट है, मिस कैलकुलेशन है और जिस चीज़ का बहुत बड़ा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट को दे रहा है वो उसको फिलअप नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और अजहर साहब जिस तरह हम जो बात कर रहे हैं रिजवान के ऊपर अगर फोकस करके बात करें, ठीक है, ही इज द कैप्टन। आखिर तक अगर आप स्कोर कार्ड देखें, जिसने मैच नहीं देखा हुआ वो स्कोर कार्ड देखकर कहेगा अच्छा वो एक बंदा टिका हुआ था उसी ने रन बनाए हैं। बट जब आप मैच देख रहे होते हैं तो आपको अंदाजा होता है पावर प्ले में रिजवान 19 बॉलें फेस करते हैं और 15 रन बनाते हैं। उसके बाद 10वें ओवर तक 31 बॉल्स फेस करते हैं, 24 रन उसमें जोड़ते हैं। उसके बाद 15वें ओवर तक 44 बॉल्स पे 36 रन बनाते हैं। यानी जो अगला आने वाला जो नया लड़का आ रहा होता है उसके ऊपर वो प्रेशर डाले जा रहे हैं। एक स्टंप माइक पे जो है वो आवाज भी सुनाई दी रिजवान की, मोस्ट प्रॉब्ली उस्मान को कहते हुए कि हिट करना फौरन। आप खुद क्या कर रहे हैं जो आप हिट नहीं कर रहे हैं? जो नया लड़का आ रहा है, आप तो इतनी देर से अगर क्रीज पे मौजूद हैं कि आपको अब फुटबॉल लगनी चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी प्लानिंग है। और जब कप्तान का ही वो विजन नहीं है कि डीप लेकर जाऊंगा मगर डूब जाऊंगा आखिर में, तो फिर क्या कोई तब्दीली तो मुझे नहीं दिखती होती हुई। आई थिंक एज ए कैप्टन ना, ये जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है वो ये की है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज नहीं है। एग्जैक्टली। ही इज
हिज जॉब एज ए कैप्टन और उसकी रन्स करने की जो रफ्तार है वो एक किस्म का एक उसको एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान को, और जब वो नहीं करेगा एज ए कैप्टन ना, तो आप अगर मुझे कहेंगे हिट मार के आउट हो, तो मैं अगर हिट मार के आउट हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि ड्रेसिंग रूम में आप आके मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते, बिकॉज बीइंग अ कैप्टन यू नीड टू पुट एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ ऑल दोस 10 प्लेयर्स। अब रिजवान का जो प्रॉब्लम क्या आ गया है कि अगर आप पहला बॉल फेस करते हैं और आप फिर आखिरी ओवर तक जाते हैं तो फिर आपको क्रॉस द लाइन लेके जाना है। नो डाउट कि उसने कोशिश की, मगर कब की, जबकि हमारी होने के बाद हमारी जो आस्किंग रेट था वो 15 पर चला गया था। अब अच्छा खान साहब, कथा कलामी की बात चाहूंगा, आस्किंग रेट 15 पर चला गया। रऊफ साहब, ये क्या मसला है इसका कि ये जैसे अभी खान साहब ने, ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसने क्रीज पर जमे रहना है, रन्स भी करना है, ये क्यों नहीं हो पाता? आस्किंग रेट क्यों 15 पर जाता है कि जब आप 9.110 से शुरू करते हैं और 15 पर चला जाता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब इनको, मैं बार बार इसीलिए बात करता हूँ कि इनको डोमेस्टिक में डालना चाहिए। ये आपने बहुत बड़े सुपरस्टार्स बना दिए, इतने हैं नहीं है जो हमारे पास में सुपरस्टार्स रहे हैं, उनका अगर आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड इनके साथ कंपेयर करें तो इनका बिल्कुल जीरो के बराबर है। किसी के 100 सेंचुरी हैं, किसी की 86 सेंचुरीज हैं, किसी की 90 सेंचुरीज। फर्स्ट क्लास में तो शोएब मलिक खेल रहे हैं, मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल वो खेल रहे हैं, और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिचुएशन को कंट्रोल करना सिखाता है, आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना सिखाता है, आपको मैच कंट्रोल करना सिखाता है, आपको पता चलता है कि आपने जो रन्स एवरेज है उसको किस तरीके से मेंटेन करना और लेकर चलना। और रेपिटेटिवली अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, लंबे मैचेस खेल रहे हैं, पूरे का पूरा फर्स्ट क्लास आप अपना जो जितने भी मैचेस आपको मिल रहे हैं वो खेल रहे हैं, तो फिर बार बार ये चीज़ आपको इसकी रेपिटेटिवली आपकी आदत बन जाती है। 105 T20s खेले में रिजवान ने, 105 T20s के बाद भी अभी भी अगर वो सीख नहीं पा रहे तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो इंसान को कॉल लेनी चाहिए कि ये दिस इज नॉट माय गेम, दिस इज नॉट माय फॉर्मेट। और सवेरा ये सारे इंटरनेशनल मैचेस होंगे, 105 इंटरनेशनल मैचेस हैं। फर्स्ट क्लास खेली अच्छी खासी रिजवान ने खेली, 120 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं रिजवान। तो देखिए फिर उसके बावजूद इफ ही इज नॉट लर्निंग तो खत्म हो गया ना। अब एक कोई पॉइंट तो आएगा जिस पे कहेंगे अच्छा जी ही इज नॉट मेड फॉर T20, मूव ऑन। तो देखिए ये फिर दो चीज़ें हैं ना। हाँ। या तो फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए ना, जिस तरह की ये लोग आपके सामने बात कर रहे हैं कि जो इस क्रिकेट का खिलाड़ी है, जो जिसको पता है रन जो स्ट्राइक रेट मेंटेन करके जिसको खेलना आता है, फिर आप उसको सिलेक्ट करें। अगर आपके पास आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जिस पर आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, वहाँ से आप प्लेयर ऐसे नहीं निकाल सकते कि जो स्ट्राइक रेट मेंटेन करके आपको T20 में आपका एसेट बन सकते हैं, तो फिर आप उस पर भी पैसा ज़ाया कर रहे हैं। फिर आपको उस पर भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि आप के वहाँ से प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे। और फिर अगर आपके जो प्लेयर्स जो साथ टीम के साथ हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है अगर वो उनमें एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने मैचेस भी काफ़ी खेले हुए हैं, तो फिर आपकी साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग की ज़रूरत है। फिर कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट रखे कि आपको भाई पता चले। ये तो फिर इसका मतलब है कि मसाइल बहुत बिखरे पड़े हैं। खान साहब, जैसे अभी अब्दुल रऊफ साहब ने बात की है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की है, और अगर आपको फिर बड़े फैसलों को, दिलेराना फैसलों की ज़रूरत है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अब्दुल रऊफ ने बात की, लेकिन हमारे नंबर 4 पर या 5 पर अगर देखें तो उस्मान खान खेलने के लिए आ जाते हैं, तो वो उनका भी वही हाल है। तो ये क्या है, कैसे फिर इसका क्या मकसद है, ये कैसे बढ़ेगा? हाफिज़ा, पहले तो ये डिटरमिन करें ना कि क्वालिटी ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट या T20 या वनडे जो हमारी डोमेस्टिक होती है उसमें कितने आपके मौजूदा प्लेयर्स जो हैं वो खेलते हैं। यू नो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, आप कब सीखते हैं, आपका नया लड़का जो है कब सीखता है, व्हेन ही प्लेज अगेंस्ट द टॉप ऑपोजिशन प्लेयर्स के खिलाफ खेलेगा। अब अगर वो ये अगर 14-20 लड़के ये खेलते ही नहीं है तो वो आपस में आप जितना मर्जी खेल लें, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर स्किल, अपना लेवल नहीं बढ़ा पाएंगे। एग्जैक्टली। और वो लेवल कब आएगा, जब आप अपनी ऑपोजिशन बहुत तगड़ी खेलेंगे। उस्मान के बारे में क्या राय है आपकी, जितनी भी क्रिकेट आपने नहीं, मेरा मतलब है कि उस्मान को अगर आप ये समझते हैं कि नंबर 4 या नंबर 5 पर वो पाकिस्तान का बेस्ट पॉसिबल प्लेयर है और वो आपको जिता सकता है, तो भाई मेरे ये कहाँ पर है कि वो कब परफॉर्म करेगा, व्हेन इज गोइंग टू स्कोर रन्स, व्हेन इज गोइंग टू टेक पाकिस्तान अक्रॉस द लाइन। ये चीज़ें हाफिज़ साहब मैं आपको बताऊं, क्रिकेट में ना इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। इसके बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
आखिरी ओवर 20वां मुकीम कर रहा है और मुकीम को 3 छक्के पड़ गए हैं। अब मुझे बताएं कि जहां पर 160 पे उन्होंने फिनिश करना था, दे फिनिश्ड एट 183। तो वो जो 183 का जो हदफ है ना, इट बिकम्स अ पैरामाउंट फॉर पाकिस्तान के यार ये अब हम पता नहीं कप्तान ले गया ना फिर उसको आखिरी ओवर तक कप्तान ले गया। क्यों किया? व्हाई ही वाज गिवन द लास्ट ओवर, गिविंग कॉन्फिडेंस और शटरिंग द कॉन्फिडेंस। एब्सोल्युटली। और वो बच्चा अगर आके जिम्बाब्वे में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है तो, बट इन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस जो कि सेंचुरियन की पिच जो थी, इट्स आइडियल फॉर बैटिंग, यू नो, बड़ा अलग। अच्छा यही और साइडें बहुत छोटी हैं। अब्दुल रऊफ साहब, जो आखिरी ओवर सुफियान तक चला गया, कप्तान ने फिर मिसकैलकुलेशन हुई वहाँ पर। सर ने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डाउट के पहलू निकलते हैं इसमें कि डेफिनेट एक बच्चे का एक बड़ा अच्छा ब्रिंगिंग हो रही है उसकी, जिम्बाब्वे में आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करके आया है, तो आपने किस बेसिस पे उसको 20वां ओवर करवा दिया? और आपको पता है कि लेफ्ट हैंडेड जो बैट्समैन है ना वो स्ट्राइक कर रहा है और उसने उसको हिट आउट करना ही करना है, तो आपने फिर उसका 20वां ओवर क्यों रखा? सबसे पहले तो जो आपका जो कोचिंग में जो है आपका बैठा हुआ स्टाफ, उस पर आता है कि उन्होंने क्या जो स्ट्रेटजी बनाई है, उसके बाद फिर जो आपका कैप्टन है उसे एग्जीक्यूशन क्या करवाई है। अगर ये है तो फिर तो इनको आप कर रहे हैं इनके ऊपर। फिर दूसरी जो सबसे सर ने बात की है, देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा 18 टीमें फर्स्ट क्लास खेल रही हैं 18 टीमें, और 72 बंदों का पहला जो फर्स्ट क्लास मैच था, 72 बंदों का डेब्यू हुआ है। ओह माय गॉड, देखे ना, ये एक जोक है यार। ये तो इतने ज्यादा खिलाड़ी की आप बात कर रहे हैं ना रऊफ, एक और जोक की भी हम बात करेंगे, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, मगर जब वापस आएंगे तो प्रीमियम टूर्नामेंट की तरह अनाउंस किया गया चैंपियंस कप। और चैंपियंस कप वो कि जो 150 लाडले प्लेयर्स यानी जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे, बट वो जो 150 प्लेयर्स हैं उनमें कौन टीम्स हैं, कौन मेंटोर्स तो हमें पता ही है, बट कौन कप्तान है, क्या हमारा विजन है T20 का। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे भी डिस्कस करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद अब्दुल रऊफ एंड अजहर खान साहब। और डिस्कशन हमारी यही हो रही है कि क्यों हम अपने यंग प्लेयर्स को प्रॉपर्ली नर्चर नहीं करते, उनको कॉन्फिडेंस देने के बजाय शायद उनकी कॉन्फिडेंस को डिटोरिएट कर देते हैं, जिस तरह सुफियान मुकीम आपको आखिरी ओवर करते हुए दिखे। एंड जब डोमेस्टिक की बात करते हैं, रऊफ आप डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, इस वक्त प्रीमियम टूर्नामेंट चल रहा है जिसको हाईली रेट किया जाता है पीसीबी के लिए, वो गोल्डन टूर्नामेंट है। 150 लड़के जो कि क्रीम है पाकिस्तान डोमेस्टिक की, वो इसका हिस्सा बन रहे हैं और इस वक्त T20 फॉर्मेट का वो टूर्नामेंट चल रहा है। एंड ये तस्वीर आप लोगों के सामने, सबके सामने स्क्रीन पर है, और इस तस्वीर में जरा देख के ये बताइए कि इसमें ये मेंटोर्स तो हैं 5, मगर 5 कैप्टन्स भी हैं, जिसमें इफ्तिखार कैप्टन है एक टीम के, इमामुल हक कैप्टन है एक टीम के, और उमर अमीन है कैप्टन। क्या फ्यूचर है इनका T20? ये फोर्डे की तैयारी के लिए हो रही है। ये देखे ना, T20 के कैप्टन क्यों होते हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, नर्चर करने के लिए कि कोई कैप्टन की किसी में दिख जाएगी, कोई एबिलिटी दिख जाए किसी। अच्छा, इसमें बेसिकली पता क्या है, इन बेचारों का भी इतना कसूर नहीं है, क्योंकि ना इनको पता है, ना जो ये जो शेड्यूल वगैरह बनाते हैं उनको पता चलता है सर। लेकिन जो उनके पीछे खड़े हुए हैं, मतलब जो पीछे खड़े वो बच्चे तो नहीं हो तो देखे ना, वो मैं आपको बताऊं उनका सीरियसनेस क्या है। वो चैंपियंस कप हुआ, 15 दिन का टूर्नामेंट था। 15 दिन में से ये 5 मेंटोर रखे थे। एक मैच खेल रहा था, उसने यंगस्टर को बाहर किया और मैच खेलना शुरू कर दिया। 2 मेंटोर अमेरिका चले गए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। 15 दिन का उनके पास टाइम नहीं है, मगर वो मेंटोरशिप उन्होंने लाजमी करनी है। और एक मेंटोर मेरा ख्याल है कि पूरा टूर्नामेंट साथ रहे, उनकी टीम बॉटम पे आई है। ठीक है, ये तो उनकी साथ रहे तो बॉटम पे आई जो साथ रहे उनकी टीम बॉटम पे रही है। इसका मतलब ये है कि मेंटोर का हो या ना हो फर्क कोई नहीं पड़ने। अच्छा, मैं मेंटोर से पहले की बात करता हूँ। और ये जो चैंपियंस कप इन्होंने करवाया था ना, वनडे, वो करवाया इंग्लैंड से, टेस्ट मैचेस होने वाले थे, उससे पहले इन्होंने वनडे शुरू करवा दिया। अभी क्या हो रहा है, अभी आगे चैंपियन ट्रॉफी हमारा मेजर इवेंट आ रहा है, और जो पाकिस्तान का मोस्ट प्रीमियर टूर्नामेंट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जिसके बारे में दुनिया का कोई भी एस्टैब्लिश क्रिकेट बोर्ड उसको पोस्टपोन करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमने उसको मिड ऑफ द टूर्नामेंट उसको पोस्टपोन कर दिया सारे का, और T20 टूर्नामेंट शुरू करवा दिया। ठीक, इससे ज्यादा नॉनसेंस मेरा ख्याल है कि मैंने क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी देखी नहीं है। और उससे बड़ी मैं आपको बताता हूँ, उससे बड़ी ये है कि इमामुल हक T20 का कैप्टन है, उमर अमीन T20 का कैप्टन है, इफ्तिखार T20 का कैप्टन है,
और चलें शादाब खान को आप फेवर दे मोहम्मद हारिस और शादाब को, मोहम्मद हारिस और शादाब खान को। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमने ये टूर्नामेंट इसलिए डोमेस्टिक की ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमने जो यंगस्टर्स हैं उनको ग्रूम करना होता है। यंगस्टर्स को आपने ग्रूम सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग बैटिंग में नहीं करना होता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का कैप्टनसी का प्रॉब्लम है। और जब इन इवेंट्स में, डोमेस्टिक इवेंट्स में आप अपने बच्चों को ग्रूम नहीं करेंगे हाईएस्ट लेवल पे कैप्टनसी के लिए, तो फिर आपके रिजल्ट यही निकलेंगे कि आपको 20वां ओवर एक स्पिनर के लिए करवाना पड़ता है। और इससे पहले आपने अमेरिका के खिलाफ भी आपने देख लिया, उससे पहले जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया। तो ये मेरा ख्याल है कि जो जब आप कोई इवेंट करवाते हैं ना, या डोमेस्टिक का कोई स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें जो आपके लोग होते हैं वो हाईली कैपेबल लोग होने चाहिए, जिनकी सर देखें मेरे सामने मैं बैठे हुए हैं, मैंने बड़ा लंबा अर्सा सर्व किया, इनकी बहुत डीप रूट्स हैं सिस्टम के अंदर। 40 साल की रूट्स हैं, ये सिस्टम को जानते हैं 25-30 साल के सिस्टम्स को। और जो एक एक रीजन की उसको भी जानते हैं, उसमें क्रिकेट कैसी होती है, क्रिकेट करवानी कैसी होती है, उस क्रिकेट का हमने रिजल्ट क्या लेना है, तो ऐसे लोगों को वहाँ पे रखना चाहिए जो सिस्टम बनाकर दें इनको, ताकि आगे ग्रूम होकर बेहतर प्लेयर और बेहतर लोग पाकिस्तान टीम में आ सके। ये नहीं कि आपने मिड ऑफ द टूर्नामेंट आप उसको पोस्टपोन करें और इस तरह के आप ये फिर रऊफ साहब यहीं पे अजहर खान साहब, हम किसको इसका इल्ज़ाम किसके ऊपर धरें कि ये वो लोग जो तस्वीरों में पीछे खड़े हैं, इनमें सकलैन मुश्ताक हैं, इनमें मिसबाउल हक हैं, इनमें शुएब मलिक हैं, इनमें वक़ार यूनुस हैं, तो क्या इनको नहीं समझ आती कि ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान किसको जाके बोलेंगे ना फिर? मतलब ये पाकिस्तान के बड़े नाम है ना, इनके साथ सब यही सब कुछ कर रहे हैं। हाफिज साहब, इनसे बेहतर तो क्रिकेट को कोई नहीं जानता। बिल्कुल। इन्होंने अगर ये कर रहे हैं तो फिर जो कम समझने वाला होगा वो क्या करेगा? मतलब फिर तो हम भूल जाएंगे कुछ और। मैं वही कहने वाला हूँ कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट में इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। इन्होंने अपनी जो एबिलिटी है उसको एनहांस भी किया एज ए क्रिकेटर भी और एज ए कोच भी। अच्छा, अब इन 5 लोगों का जो सारा अगर आप इनका पैराफिनेलिया देखें ना, मेरा एज ए क्रिकेटर ये है कि ये वो खिलाड़ी हैं जो कि किसी को भी डांट के प्यार से, मोहब्बत से काम ले सकते ये हैं। हर चीज जो वो कर सकते हैं। अगर तो वो कर रहे हैं, अगर ये अपना टूर्नामेंट करवा रहे हैं। ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो गैप आया, जिस तरह रऊफ ने बताया और बताया कि 75 लड़के जो उनका डेब्यू हो रहा है, भाई ये 5 लोग अगर इकट्ठे होके कहें कि ये क्या कर रहे हो भाई तुम, व्हाई यू आर डिस्ट्रॉइंग द फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ये कह रहे हो कि ये वाली जो आप कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी करवा रहे हैं ये बंद करें, सिर्फ चैंपियंस कप करवाएं, ये भी तो हो सकता है। 4 डे का वो ये कह रहे हैं। आइडिया दिया बिल्कुल सर। हाफिज अच्छा, ये भी कहा है। एक और अजहर साहब, एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इस वक्त ये 5 फ्री थे, इनके स्केड्यूल में इस वक्त कुछ और नहीं था, इनको अमेरिका नहीं जाना था कोई T10 लीग खेलने, इस वजह से ये उन्होंने कहा जी अभी करवा लो जो टूर्नामेंट करवाना है, बंद करवाओ जो दूसरे वो, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी को तो हमने साइड पे ऐसे करके रख दिया दैट इट डज नॉट मैटर, क्योंकि अब चैंपियंस कप इज द गोल्डन बॉय। मगर क्या हुआ, अगर आपने इसी थिंकिंग के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलानी है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो ऑब्वियसली उनको तो इतना क्रिकेट का पता नहीं है, तो क्यों मगर नहीं पता तो इनके साथ नहीं, ये जो 5 लोग हैं ना, आई थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो दे शुड पुट देयर फुट डाउन कि अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने ये झोंक लेके आए, ये बीच में गैप लेके आए, यू आर डिस्ट्रॉइंग द फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट। एग्जैक्टली। और उसमें क्या होगा कि अब रऊफ ने माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेली है, अपना इंटरनेशनल भी, टेस्ट भी और वनडे भी और फर्स्ट क्लास भी। मुझे बताएं हाफिज साहब कि इससे पूछें कि कभी 45 इयर्स में पाकिस्तान में जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट आई है कभी कोई चेंज हुई इस तरह की? कभी अच्छा खान साहब, टूर्नामेंट बंद कर दिया हो? चले हम बदल देते हैं एक चीज़ बदल देते हैं, दोबारा आते हैं T20 के ऊपर कि जो पाकिस्तान कल हारा है जी, हारा है, क्यों हार रहा है और इमामुल हक क्या कहते हैं इस बारे में? सुन लें तो सुन लेते हैं जी कि इमामुल हक साहब क्या कह रहे हैं। पैकेज है, देखते हैं। हार पर हार और वो भी लगातार, ये हालात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 मैचेस में। टीम कोई भी हो, मकाम कोई भी हो, नतीजा हमेशा एक, हार हार और बस हार।
टीम बदली, कप्तान बदले, हालात और जज्बात भी बदल कर देख लिए, लेकिन नहीं बदला तो हमारी टीम के हार का रुझान। हमारी जो T20 क्रिकेट जिस तरह दुनिया खेल रहे हैं, हमने कोशिश करनी है कि वैसे खेले। टीम की T20 रैंकिंग में मुसलसल तनज़्ज़ुली के रुझान का जिम्मेदार कौन? हमारी क्लासिकल ओपनिंग जोड़ी बाबर और रिजवान, या टीम का लड़खड़ाता मिडिल ऑर्डर, या कप्तानी की सोच जो चेहरे बदलने के बावजूद नहीं बदली? ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है कैप्टनसी में, अनफॉर्चुनेटली कर पाया। एक वक्त में T20 क्रिकेट में सबसे फेवरेट समझे जाने वाली टीम पाकिस्तान इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में हर नई और कमजोर टीम से हार का सहरा अपने सर सजा चुकी है। क्या होगा हमारी क्रिकेट का मुस्तकबिल? इस जवाब के सभी मुंतजिर हैं। क्या होना है जी मुस्तकबिल हमारी क्रिकेट का? ये जो बासित साहब ने कहा कि कप्तान नहीं कर पाया, कप्तान भी कल आपको लगा कि वो जो चीज़ें करनी थी उसने वो नहीं कर पाया? देखिए, कैप्टन मुश्किल हो जाता है कि बार बार चेंजिंग, आप कोचिंग स्टाफ चेंज, मैनेजमेंट चेंज, प्लेयर्स चेंज, फिर कैप्टन की इनपुट उसको प्रेशराइज्ड किया हुआ है इतना ज़्यादा, वो उसको भी नहीं पता चल रहा कि क्या, हमें नहीं पता चल रहा कि क्या होना। और सबसे अच्छी बात सर ने कहा कि जब हमारा सिस्टम चला रहे हैं, बना रहे हैं, उनको ही नहीं पता कि हमने क्या सिस्टम बनाना और चलाना है। जो हमने मेंटोर लगाए हुए हैं वो अपना वो देखते हैं, शेड्यूल देखते हैं कि हम किस टाइम पे फारिग हैं, उस दौरान में कोई अपना इस तरह का इवेंट करवाएं और अपने पैसों की जस्टिफिकेशन दें और चले जाएँ। तो इसमें फिर आप सारा ब्लेम कैप्टन को नहीं दे सकते। देखिए, कैप्टन ने आपको बेसिकली एक रिफ्लेक्शन होता है जो आपका पूरा सिस्टम चल रहा है उसका, जब तक आपका सिस्टम नीचे से स्ट्रांग होगा तो आपका कैप्टन भी स्ट्रांग होगा, उसमें भी कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी स्ट्रांग होगी, वो सारा सिस्टम लेकर चलेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान का जो कैप्टन होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्शन होता है ना पूरी आपकी क्रिकेट, मतलब वो आपकी क्रिकेट का पूरा मंजरनामा खींच रहा होता है। खान साहब, कल के मैच में, अगर कल के मैच की बात करते हैं, अगर एक मिनट अब मुझे दे, मैं रऊफ ने जो बात की है ना, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है ना, बिल्कुल 23 में वर्ल्ड कप इंडिया में जीता। जब वो गया तो कितने लोग थे एयरपोर्ट पर? कोई भी नहीं था। अपनी ट्रॉली अपना सामान। सवेरा ने बिल्कुल सही कहा, वो खुद लेके जा रहा है एंड इज द विनर। उसी साल WTC भी जीता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीता है एग्जैक्टली उसी साल। और आप ये देखें कि ये पहला टेस्ट मैच जो था, जो कि पर्थ में इंडिया जीता है, और जब उन्होंने कम बैक किया है तो उसने दूसरे 5 आउट कर दिए। He hasn't shown any sign of कि मैं उड़ा दूंगा, मार दूंगा, हेड्स डाउन। और उसने अपनी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करके 5 आउट करके ना तो इंडिया को बिल्कुल लिटा दिया। तो ये होता है कि आपका जो माइंड सेट है ना, उसमें पॉजिटिविटी कब आती है? व्हेन यू डोंट सी टुवर्ड्स द कॉरिडोर कि लोग वहां पर क्या कहते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं, यू वांट टू गिव मैक्सिमम। और उसमें पैट कमिंस इस वक्त ऐसा क्रिकेटर है जिसको कभी मैंने बूस्ट करते हुए नहीं देखा। ही इज ऑलवेज बीइंग वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट दी ऑपोजिशन। अपने बारे में वो कहता है कि यस वी आर गोइंग टू गिव 100%, आगे जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। तो सवेरा ये चीज़ें जो है ना, ये रिफ्लेक्ट क्या करती हैं? ये रिफ्लेक्ट करती हैं पर्सनैलिटी को, ये रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी जो स्किल है उसको। अगर आपका नया गेंद जो है वो पिंक बॉल, जी अब इंडिया ये बहाना बना रहा है कि पिंक बॉल का जो मूवमेंट थी वो उनको समझ नहीं आई। दिस इज नो एक्सक्यूज। ये पिंक बॉल का एक टेस्ट मैच जो है ये काफ़ी पुराना चलता आ रहा है, और उसमें आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया, बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली एंड क्लिनिकली उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता। अब ये है कि अब जो 3 टेस्ट मैच हैं चले वो तो रेड बॉल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जैसे अभी आपने पैट कमिंस का जिक्र किया सवेरा, जैसे अभी जिक्र कप्तानी का हो रहा है कल के मैच का भी, तो रऊफ साहब आपका क्या ख्याल है कि ये जो शाहीन आफरीदी, इरफान खान नियाजी का क्या किरदार है इस टीम में? अगर वो बैच के थे बैट्समैन तो ये भी एक फील्डर, वैसे तो फील्डर रखा हुआ था उनको खाली, क्योंकि उससे पहले तो शाहीन चले गए थे। कभी नवाज आ जाते हैं इफ्तिखार से पहले, कभी शादाब आ जाते हैं, अब शाहीन आ रहे हैं इरफान खान नियाजी से पहले। देखिए, वही बात आ गई जो अभी अजहर भाई ने भी बात की है कि देखिए जब तक आपका सारा सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा ना तो आपकी कोई चीज़ भी बेहतर नहीं होगी। ये जो कैप्टन की इन्होंने बताया, पैट कमिंस की मिसाल दी है, उसके बाद उसने देखा ना कि उसके डिसीजन देखें कि उस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के उसने मिचेल मार्श को कैप्टन बना दिया, फिर उसने टेस्ट मैचेस में चेंजिंग की, फिर उसने नए लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया। हमारे क्या कर रहे हैं, हम अगर किसी को कैप्टन बनाते हैं तो अपने आप को ही लिंगर ऑन करता जाता है, 2-2 सीरीज 3-3 वर्ल्ड कप हार जाते हैं और फिर आप कैप्टनसी छोड़ने को तैयार नहीं
होते। अभी रिजवान पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत बेहतर करेगा, मगर अब देखेंगे अब जो अवाम भी बात कर रहे हैं कि आप अपने दोस्त को लेकर ओपन पे आ गए और आप हरदर्मी से कह रहे हैं कि मैंने इसी से ओपन करवा दी है। रऊफ एग्जैक्टली ये लग रहा है कि सिर्फ शक्ल बदल गई है, एग्जैक्टली उसी तरह कल जिस तरह एग्जीक्यूट हुआ गेम, entirely the same situation। कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखे ना कि जो आपने बेसिकली तो कैप्टन वो होना चाहिए ना कि जिसने आपका पूरा सिस्टम डेवलप करना, टीम डेवलप करनी है, नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाना है, नए लड़कों को उसने कॉन्फिडेंस देकर आगे आपका फ्यूचर बनाना है। मगर ना कोई नया लड़के को सही तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, ना कोई नया लड़का आ रहा है, ना उसको उसकी प्रॉपर पोजीशन पर खिलाया जा रहा है। अगर हसीबुल्ला को आप लाए हैं जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में, तो आपने उसको ओपनर उसको नंबर 6 पे खिला रहे हैं। साइम अयूब आपके पास आया, आपने उसको पूरी सीरीज से ड्रॉप कर दिया T20 से, फिर यहाँ पर लेकर आए हैं, उसका नंबर शफलिंग कर दिया। इस आपका न्याजी है, उसको आप इरफान न्याजी, उसका नंबर कौन सा है, आप उसको 8वें 7वें नंबर पे बैटिंग के लिए भेज रहे हैं। तो इस तरीके से तो फिर आप सिस्टम आपका नहीं चलेगा ना, तो फिर इसका मतलब है कि आपके जो आपकी तरजीहात हैं वो डिफरेंट है। रफ प्लेयर्स तो ऐसे डेवलप नहीं हो सकते, बट एज अ फास्ट बॉलर एक मेरे जहन में सवाल जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड पे बहुत बात हो रही थी, ऐसा क्यों होता है कि T20 में हम शाहीन को देखते, कल शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की मगर 140 प्लस की, ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ T20 में 140 प्लस वो करते हुए दिखते हैं, जैसे ही लॉन्गर फॉर्मेट हिट करते हैं उनकी पेस कम हो जाती है? कि अभी भी डर रहे हैं वो अपने घुटने पे वजन देते हुए? देखिए बिल्कुल होगा, क्योंकि T20 में आप एक आध ओवर में आप जोर लगा के चले जाते हैं, आपके बायोमैकेनिक्स बाद दफ़ा ठीक हो जाते हैं, मगर वो कंसिस्टेंट 140 नहीं कर रहे थे। सिर्फ एक या दो बॉलें उनकी 140 को टच की और उसके बाद वो वापस आ गए 135 136 पे वो बॉलिंग करते रहे। और जैसे ही जब वो ये वनडे या उसमें टेस्ट मैचेस में जाते हैं तो इनके माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि मुझे लंबे ओवर करने, अपनी एनर्जी सेव करनी होती है, तो वो जो 138 वाली पेस है वो भी वापस 130 पे आ जाती है। इसका मतलब है कि जो आपका पूरा बायोमैकेनिक है वो पूरा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, उसको दोबारा ठीक करने की ज़रूरत है। मगर बजाय कि उसको आप रेस्ट दे के उसको देखें, दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं, या तो आप उसने जल्दी में खेल के सारे फॉर्मेट खेल के अपना कैरियर जल्दी ख़त्म करना है, जल्दी पैसे कमाने हैं और बाहर निकल जाना, तो फिर ठीक है खेलता जाए। अगर उसने अपने आप को एक इस्टेब्लिश करना है, एक टॉप क्लास बॉलर जिस तरह स्टार्ट पर हैं, तो फिर उसको रेस्ट चाहिए। बगैर रेस्ट के, बगैर रिहेबिलिटेशन के, बगैर अपने एक्शन के जितने बायोमैकेनिक्स हैं, जो बॉलिंग की केमिस्ट्री है उसको ठीक किए बगैर वो कभी भी वापस 140 पे नहीं जा सकता। खान साहब दो खान साहब बैठे हुए सामने, बड़े खान साहब आपसे ये सवाल है। बड़े खान साहब ये आप कहीं दूसरी तान लगाने वाले बड़े खान साहब, जैसे मिच स्टार्क का जिक्र किया अभी शाहीन अफरीदी के साथ, 2015 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माबैन। वहाँ पर भी पहले ओवर में मैच उन्होंने 80% ख़त्म कर दिया ब्रैंडन मैकलम को आउट करके मिच स्टार्क ने। 2024 में भी मिच स्टार्क ने जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेला है, 9 साल में मिच स्टार्क तो नीचे नहीं आया। ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स 5-5, 4-4 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपायरी इतनी कम क्यों होती है? आफत साहब, आपने फ्रेड ट्रूमैन का नाम सुना होगा? फ्रेड ट्रूमैन। हाँ, फ्रेड ट्रूमैन जो था ना, वो इंग्लैंड के ऐसे बॉलर थे जिन्होंने 300 विकेट्स जो हुई हैं वो ली हुई हैं। तो मैं एक इंटरव्यू उनका, आई वॉज इन इंग्लैंड एट दैट टाइम, तो मैं सुन रहा था, तो किसी ने उनसे सवाल किया कि हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर टेस्ट क्रिकेट। तो उन्होंने जवाब दिया कि इफ़ आई डोंट बोल 300 ओवर्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इन काउंटी क्रिकेट, 300 ओवर्स, 300 ओवर्स, आई एम नॉट रेडी फॉर टेस्ट मैचेस। आपने अपने सवाल का, शहनशाह अफरीदी का जो इन्होंने बात बायोमैकेनिक्स की है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर आप चलें, उस ट्रूमैन को छोड़ दें। सरफराज नवाज़ की आप बड़ी माशाल्लाह बात करते हैं, तो सरफराज नवाज़ का जो बॉलिंग का जो स्ट्रक्चर था ना, वो ऐसा था कि वो नेट में पहले से लेके 12वीं या 14वें खिलाड़ी को ना वो बॉलिंग करते रहते थे। आप अपनी जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ है ना, उसको एनहांस करने के लिए जब तक आप बॉलिंग नहीं करेंगे, आपके मसल्स डेवलप नहीं करेंगे। घुटने का इन्होंने प्रॉब्लम बताया, बायोमैकेनिक्स का प्रॉब्लम बताया, T20 में एक बॉल पर जोर लगाया, 140 हो गई। एंड इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इन टेस्ट मैचेस इफ़ यू डोंट बॉल, अब रिचर्ड हेडले जो था, आप मुझे बताएं कि वो 6 ओवर करता होता था पहले स्पेल में, उसका बॉल इतना आउट स्विंगर करता होता था। रिचर्ड हेडले जब भी आउट करता था ना, अगर उसे 6वें ओवर में आउट किया है तो ही इज़ नॉट अलाउड टू बॉल 7th ओवर। उसने फिर फर्स्ट सेशन के बाद सेकंड में
6 करने हैं, फिर सेकंड के बाद थर्ड सेशन में उसकी पेस में, उसकी मूवमेंट में, उसकी गाल में, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वही रहती थी जो पहले। हम आज वो कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, मगर कॉन्फिडेंस एक प्लेयर में जब भी आता है जब बैक ऑफ द माइंड उसको पता हो कि रीहैब मेरा प्रॉपर हुआ है या मैं जल्दबाजी में भाग आया हूं। मगर जहां जल्दबाजी की बात हो रही है और जिस तरह जल्दबाजी हमारे ओपनर्स नहीं दिखा रहे थे, फखर जमान को हमने काफी मिस किया और फखर जमान एक क्यूरियस केस है। कोई कहता है कि नहीं जी बीमारी है और बीमारी से फिटनेस चेक करने के लिए वो चैंपियंस कप का हिस्सा बने हैं, बट जो मिस कर रहे हैं फखर जमान को उनका क्या कहना है वो सुनते हैं। फ़खर जैसा स्ट्राइकर या फिर जो आपको हार्ड हिटर हमारे पाकिस्तान टीम में इस वक्त और कोई भी नहीं है। फ़खर ज़मान बहुत ज़रूरी है जी, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़खर ज़मान के बगैर आपकी टीम कंप्लीट नहीं है। यंग टैलेंट जब तक नहीं आएगा तब तक फ़ायदा नहीं है, वो बार बार उनको खिलाते रहेंगे तो फिर आई डोंट थिंक सो कि उसकी वापसी होनी चाहिए। जी फ़खर ज़मान की टीम में वापसी होनी चाहिए, वो अच्छा प्लेयर है। फ़खर ज़मान इज़ द ओनली प्लेयर दैट कैन विन मैचेस फॉर पाकिस्तान। यार वो अच्छा खेलता है भाई, वो आपका ऐसा बैट्समैन है कि आपको वन साइड मैच जिता सकता है। फ़खर ज़मान को टीम में होना चाहिए और अकेला ही टीम को लेके साथ चल सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली वो फ़खर ज़मान जो है वो एक अच्छा प्लेयर है। ये है कि वन साइडेड मैच हो जाता है अगर वो मतलब हो। जनाब अब्दुल रऊफ साहब, कमी महसूस हो रही है फिर फ़खर ज़मान साहब? देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बेहतर जानता है कि उनको फील हो रही है। अच्छा, उनको हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि जब उनको ज़रूरत होगी वो उसको वापस ले आएंगे। मगर मेरा ख्याल है कि देखें यही चीज़ होती है ना कि जब तक आपके पास एक्सपर्ट नहीं होंगे वो आपको सही राय नहीं देंगे। अब ये फ़खर ज़मान टाइप जो प्लेयर्स होते हैं ना, इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। वजह क्या कि ये टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है। ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे खेलते हैं, आई साइड पे खेलते हैं और इनकी जो बैट स्पीड है उस पर खेलते हैं, बैट की स्विंग पे। अब देखिए जैसे ही इसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना, फिर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी टेक्निक, जिनकी टेक्निक अच्छी है ना, वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जितना उनको ज़्यादा टाइम मिलता है, बैट्समैनों को एज बढ़ती है, वो ग्रूम होते जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। मगर इस तरह के प्लेयर्स उनकी रिफ्लेक्सेस पे खेलते हैं, रिफ्लेक्सेस कम होते जाते हैं और वो पे यूजलेस हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि अगर इसको खिलाना है तो ये इसका राइट टाइम है, अदरवाइज अगर 1-2 साल के बाद उसको खिलाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके आप यूटिलाइज कर सकते हैं। साहब फ़खर ज़मान का जो इशू है ना वो ये है कि जी उसका फिटनेस लेवल या उसकी बीमारी, अब एज ए सिलेक्टर आपका एक सिलेक्टर जो है वो तो टीम के साथ है ना, बाकी तो यही है ना। क्या प्रॉब्लम है कि वो सिलेक्शन कमेटी में से 1-2 जो बंदे हैं वो जाकर ग्राउंड में जाकर बैठें, उसकी फ़िटनेस लेवल देखें, उसका एग्जीक्यूशन देखें, उसके स्किल लेवल पर बात करें, उससे बात करें, उससे पूछें क्या फील कर रहे हो, सारा दिन बैठकर आप असेस करें कि इसका फिटनेस लेवल क्या है। एक सिलेक्टर हेड कोच हैं? नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ कि हेड कोच जो है ना वो तो वहाँ पर बैठा हुआ है ना, बाकी तो आपके सिलेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ सिलेक्टर? His job is to go into the cricket ground, go and watch that person. अब फ़खर ज़मान की इतनी बात हो रही है भाई मेरे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने ग्राउंड में जाकर उसको ऑब्जर्व करना है, असेस करना है, उसकी फिजिकल फिटनेस को असेस करना है, उसकी जो खेलने का जो फॉर्म है उसको असेस करना है। बट देखिए अजहर साहब, इस सारी चीज से ये बात समझ आती है ना कि जो फिटनेस रिगरस फिटनेस टेस्ट था इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के लिए, यानी उससे फिर फ़खर नहीं गुजरे। अगर तो उनकी फिटनेस चेक करने के लिए उनको इस टूर्नामेंट में खिलाया जाता जिसमें 2 किलोमीटर रन 7.5 मिनट में भागना था, तो अगर तो उन्होंने वो क्रॉस नहीं किया तो फिर तो हो ही नहीं सकता, विच मीन्स के यहाँ तो सारा ही मामला उलट पुलट हुआ है। बट यस, ये उलट पुलट कैसे सही होगा कैसे नहीं, मेरे ख्याल से वी नीड 100 आवर्स टू टॉक अबाउट इट, फिर भी ये मामला सेट नहीं होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।